हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्धन वंश के बारे में। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में इससे पहले हमने चोल वंश के बारे में अध्ययन किया था। उससे पहले के जो वंश थे उसमें हमने गुप्तोत्तर काल के बारे में अध्ययन किया था। उससे पहले हमने गुप्त वंश के बारे में अध्ययन किया था। तो इस प्रकार हमारा जो ये लेक्चरों का क्रम है वो बना हुआ है और आज हम इसी में वर्धन वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है आपने जो पहले के वीडियोज़ होंगे वो जरूर देखे होंगे ताकि आपका जो क्रम है वो बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज अध्ययन करते हैं वर्धन वंश के बारे में। ठीक है, किस वंश के बारे में? वर्धन वंश। तो लिखिए वर्धन राजवंश। वर्धन राजवंश जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो वर्धन राजवंश जो है वो थानेश्वर से संबंधित है। थानेश्वर कहाँ है? तो ये हरियाणा में स्थित है। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। और आप लोग ये कुरुक्षेत्र वाला जो इलाका है ये यहीं से रिलेटिव है। ठीक है, तो वर्धन राजवंश कोष्टक में भले ही आप लोग लिख लेना थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। अब देखिए जो वर्धन राजवंश है ये प्रभाकर वर्धन के समय क्या था? स्वतंत्र रूप से सत्ता में आ जाता है और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ जाता है। जिस वंश में सबसे महान शासकों में शामिल है हर्षवर्धन। नाम आपने सुना ही होगा, बहुत सारी कहानी और बहुत सारी कविताएं हर्षवर्धन के बारे में प्रचलित है। छोटे छोटे तो वो आप होंगे तब आप लोगों ने हर्ष की बहुत सारी कहानियां किताबों में पढ़ी होंगी। तो आज हम इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और प्रत्येक शासन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि किस शासक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए और किस प्रकार सत्ता में अपना योगदान दिया। तो देखिए इस वंश में, वर्धन राजवंश में, इस वंश को किस नाम से और जाना जाता है? तो लिखना है पुष्य भूति वंश के नाम से भी इस वंश को जाना जाता है। किस वंश के नाम से भी इस वंश को जाना जाता है? तो इसको पुष्यभूति वंश के नाम से भी इस वंश को जाना जाता है। देखिए अब ये लोग थे कौन? वर्धन राजवंश के जो शासक थे कौन? तो इसके लिए इतिहासकारों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। जैसे कि हैंसोंग ये बात कहता है। हैंसोंग क्या कहता है? हैंसोंग के अनुसार ये वैश्य थे। हैंसोंग के अनुसार ये क्या थे? वैश्य थे। हैंसोंग वर्धन राजवंश के शासकों को क्या मानता है? वैश्य मानता है। इसके अलावा आर्य मंजू श्री मूलकल्प, आर्य मंजू श्री मूलकल्प जो है ये भी इनको क्या बताती है? वैश्य बताती है। और ऐसे बताती है कि ये पहले वैश्य थे लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए तो इन्होंने अपने आप को क्या कहा? क्षत्रिय कहा। ठीक है, तो आर्य मंजू श्री मूलकल्प भी वर्धन राजवंश के शासकों को, वर्धन राजवंश के शासकों को वैश्य मानती है। क्या मानती है? वैश्य मानती है। तो पूछा जा सकता है कि वर्धन राजवंश के संबंध में कहाँ से हमको जानकारी मिलती है कि वो वैश्य थे? तो आप लोग बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसकी जानकारी हमको हैंसोंग के जो ग्रंथ हैं उनसे प्राप्त होती है और इसके अलावा आर्य मंजू श्री मूलकल्प से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो ये चीज़ें फैक्टेबल हो जाएंगी, जहाँ से ये हमें पता चलता है कि वर्धन राजवंश के जो शासक थे वो पहले वैश्य थे लेकिन बाद में जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बताना शुरू कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखिए कि चलिए इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बताना शुरू कर दिया तो इसकी जो जानकारी है वो किन किन माध्यमों से हमको प्राप्त होती है? तो आप लोग जानते हैं साहित्य जो है उनसे इनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है और कुछ विदेशी
यात्रियों का विवरण है उससे हमको जानकारी मिलती है। जो पुरातत्व खोज हैं, पुरातत्व स्रोत हैं, उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में प्रत्येक शासक के बारे में जब बताएंगे तो उसके सिक्कों के बारे में आपको बताएंगे, जो कि इस संबंध में क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को मालूम है इसके संदर्भ में सबसे बड़े कवि हुए थे, क्या नाम था उनका? बाणभट्ट था। क्या नाम था? उनका नाम था बाणभट्ट। और बाणभट्ट जो थे वो कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्ष के दरबारी कवि जो थे वो बाणभट्ट थे। और इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? तो सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, एक बच्चा जानता है कि इनके द्वारा हर्षचरित जो है वो लिखी गई थी, जो कि वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, किस किताब के रचयिता हैं? तो मैं ये कोष्टक में लिख ली है, आप लोग पूरा लाइन बना के लिख देना कि बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित जो है वो लिखी गई। अब देखिए, जब इनके द्वारा ये किताब लिख दी गई तो इससे बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो अपने आप ही क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन अब हम थोड़ा वर्धन राजवंश के जो रिलेटेड शासक हैं उनके बारे में कुछ फैक्टेबल बातें जो हैं वो देखते हैं। अब देखिए, जितने भी पुरातात्विक स्रोत हमको प्राप्त होते हैं वो राजाओं का क्रम किस प्रकार से बताते हैं कि चलिए किस किस प्रकार से शासक रहे। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि सबसे पहले नरवर्धन, ध्यान रखना नीचे दिख रहा है ना, हाँ, तो सबसे पहले कौन शासक बना? सबसे पहले नरवर्धन बना। इसके बाद जो शासक बना वो कौन बना? राजवर्धन। कौन शासक बना? राजवर्धन फर्स्ट। कौन शासक बनता है? तो नरवर्धन के बाद में शासक बनता है राजवर्धन फर्स्ट शासक बनता है। और इसके बाद कौन शासक बनता है? इसके बाद आदित्य वर्मन बनता है। आदित्य वर्धन बनता है। और आदित्य वर्धन के बाद कौन शासक बनता है? तो इसके बाद प्रभाकर वर्धन शासक बनता है। कौन शासक बनता है? इसके बाद प्रभाकर वर्धन जो होता है वो शासक बनता है। और प्रभाकर वर्धन जो होता है वही क्या था? पिता था। किसका पिता था? तो हर्ष का पिता था। ठीक है, किसका पिता था? तो ये जो प्रभाकर वर्धन होता है यही पिता होता है। किसका पिता होता है? तो ये हर्ष का पिता होता है। और हर्ष के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? तो लिख लीजिए, इसके जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? इसके पुत्र हुए, उनका नाम राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन और हर्षवर्धन। लेकिन जब शासक बनता है तो हर्ष से पहले कौन बनता है? राजवर्धन शासक बनता है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि राजवर्धन का कार्यकाल बेहद कम रहा है लेकिन शासक बनाता है, इसलिए शासकों का क्रम आपको याद रखना है। नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन। देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है तो स्वाभाविक है यहाँ पर सेकंड जोड़ देना। और यहाँ पे हर्षवर्धन तो है ही, याद रखोगे ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल क्रम से याद होने चाहिए कि नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन सेकंड और हर्षवर्धन। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। चलिए मिटाएं इसको, गायब करें अब और प्रभाकर वर्धन के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं ना। देखिए प्रभाकर वर्धन डालिए एक पर प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। अब इसके द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो उपाधियां काफी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे इसके द्वारा सबसे पहले
जो उपाधि धारण की गई थी, यहां पे लिख लीजिए उपाधि है, इनके द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो थी सिंधु राज ज्वर। ठीक है, क्या उपाधि धारण की गई थी? सिंधु राज ज्वर, ये इनके द्वारा उपाधि जो है वो धारण की गई थी। इसके बाद जो दूसरे नंबर की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था गुज्जर। क्या नाम था? गुज्जर प्रजागर। गुज्जर प्रजागर। अब इसका मतलब क्या होता है? गुज्जर प्रजागर का मतलब होता है, लिख लीजिए कोष्टक में, गुज्जरों की नींद हराम करने वाला। क्या उपाधि धारण की थी इसके द्वारा? गुज्जर प्रजागर। इसका अर्थ होता है गुज्जरों की नींद हराम करने वाला। अब हो सकता है कोई छात्र इस गुज्जर जाति से रिलेटेड हो, वो देख रहा हो, तो स्वाभाविक है उसको गुस्सा आएगा इस पे कि ये कैसी उपाधि धारण कर ली इसने। ठीक है, तो सिंधु राज ज्वर जो है इसका अर्थ भी होता है कि सिंधु के जो शासक राजा के समान जो जिसमें ज्वर है उसको बोला जाता है सिंधु राज ज्वर। और जो सेकंड उपाधि है वो गुज्जर प्रजागर है, यानी कि गुज्जरों की नींद हराम करने वाला। इसके अलावा इसके द्वारा एक उपाधि और धारण की गई थी, वो क्या थी? वो थी मालव लक्ष्मी लता। मालव लक्ष्मी लता क्या उपाधि धारण की गई थी? तो इसके द्वारा मालव लक्ष्मी लता की उपाधि जो है वो भी क्या की गई? धारण की गई थी। तो इन उपाधियों को लिखिए, सिंधु राज ज्वर, गुज्जर प्रजागर और मालव लक्ष्मी लता। ये उपाधियां काफी महत्वपूर्ण हैं, इसको नोट डाउन कीजिए ताकि हम आगे चलें इसको मिटा के, है ना। उधार लिया, चलिए मिटा देते हैं। प्रभाकर वर्धन की जो उपाधियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। पूछ लिया जाता है कि गुज्जर प्रजागर की उपाधि निम्न में से किस शासक के द्वारा और किस समय धारण की गई थी? ठीक है, देखिए अब देखो, इस वंश का ये सबसे पहला, इस वंश का ये सबसे पहला स्वतंत्र संस्थापक आप इसको मान सकते हो। ठीक है, स्वतंत्र संस्थापक। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो धारण की गई थी। कौन सी उपाधि धारण की गई थी? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। अब क्योंकि इससे पहले के जो शासक हुए थे वो केवल महाराज की उपाधि धारण करते थे। याद रखना है आप लोगों को कि इससे पहले के जो थानेश्वर के शासक हुए थे वो क्या करते थे? वो केवल महाराज की उपाधि धारण करते थे। इससे इस बात का पता चलता है कि वो लोग निश्चित ही क्या रहे होंगे? सामंत रहे होंगे। लेकिन प्रभाकर वर्धन जो है वो महाराजा धीराज की क्या उपाधि धारण करता है, इसलिए ये क्या था? स्वतंत्र हो जाता है। किससे स्वतंत्र हो जाता है? सामंतों के प्रभाव से। इसलिए इसने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हर्ष जो था, हर्ष ने अपनी जो राजधानी है वो क्या बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। ठीक है, आगे वैसे मैं इस चीज़ का दोबारा से उल्लेख कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना कि थानेश्वर को अपनी राजधानी इनके द्वारा बनाया गया। क्लियर? देखिए अब देखिए, इसके दो वैद्य थे। एक का नाम था रसायन, क्या? एक का नाम था रसायन और दूसरे का नाम था सुसेन। रसायन सुसेन नामक इसके दो वैद्य थे।
लिख लीजिए कि रसायन और सुसेन नाम के इसके क्या थे, 2 वैद्य थे। याद रखोगे ना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। जो प्रभाकर वर्धन है ये सूर्य का भक्त था। किसका? सूर्य का परम भक्त था। पूछा जा सकता है कि प्रभाकर वर्धन जो था वो किसकी भक्ति करता था या किसका भक्त था। तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रभाकर वर्धन सूर्य भक्त था। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को बताया कि प्रभाकर वर्धन जो होता है इसके जो पुत्र थे उनका नाम क्या क्या था। तो उनका नाम था राजवर्धन, हर्ष, एक का नाम था कृष्ण और एक का नाम था, जो लड़की थी उसका नाम था राज्यश्री। क्या नाम था? राज्यश्री। तो मैंने यहाँ पे बताए इसके जो पुत्र या पुत्रियाँ हुई, इसकी जो संतानें हुई उनमें राजवर्धन, हर्ष, कृष्ण और राज्यश्री जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। और इनके बारे में आप लोग क्या करोगे? अध्ययन करोगे। निश्चित ही आप राजवर्धन, हर्ष और राज्यश्री के बारे में निश्चित ही अध्ययन करोगे। ठीक है। तो जल्दी से इसको उतारिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। ठीक है। जल्दी से चलिए। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई, रसायन और सुसेन इसके वैद्य थे। ठीक है। सूर्य का ये परम भक्त हुआ करता था और राज्यश्री, कृष्ण, हर्ष और राजवर्धन क्या हुए? इसके पुत्र हुए। अब देखिए जो पुत्री थी, क्या नाम था पुत्री का? राज्यश्री जो थी इसका विवाह कर दिया जाता है। कहाँ पर इसका विवाह कर दिया जाता है और किसके साथ इसका विवाह कर दिया जाता है? तो कन्नौज के गृह वर्मा के साथ इसका क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। ठीक है। तो लिखना है कन्नौज के गृह वर्मा के साथ इसका विवाह कर दिया जाता है। किसके साथ विवाह कर दिया? तो गृह वर्मा जो है इसके साथ विवाह कर दिया, लेकिन ये विवाह ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता और देवगुप्त जो होता है, देवगुप्त के द्वारा गृह वर्मा की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा हत्या कर दी जाती है? तो देवगुप्त के द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब यह हत्या कर जाती है तो इस बात की सूचना जो है वो संपादक नाम का व्यक्ति जो है वो सूचना देने आता है। किसको सूचना देने आता है? राजवर्धन को सूचना देने आता है, क्योंकि प्रभाकर वर्धन जो होता है उसकी उस समय क्या हो जाती है? इस समय मृत्यु हो जाती है और उसी समय इसको क्या बनाया जाता है? शासक बनाया जाता है राजवर्धन को। जब इसको शासक बनाया गया तो इसका जो मन है वो युद्धों में इतना नहीं था जितना इसका धार्मिक स्थितियों के बारे में था। और ऐसा बताते हैं कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु से पहले ये क्या हो गया था? सन्यासी हो गया था। लेकिन बड़े भाई का शासक बनना जो था वो जरूरी था, इसीलिए राजवर्धन द्वितीय जो होता है वो क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। वो शासक बन जाता है। कब बन जाता है? 605 में बन जाता है और कुछ समय तक शासन रहता है। जब इसे सूचना, इस जानकारी की सूचना मिलती है कि गृह वर्मा की जो है वो हत्या कर दी गई, तो इस स्थिति में कौन? राजवर्धन जो होता है वो देवगुप्त को मारने के लिए चला जाता है। ठीक है। लिखिए, राजवर्धन जाकर देवगुप्त की हत्या कर देता है।
क्या कर देता है, इसकी जाकर हत्या कर देता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है और जो गौड़ कहाँ पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ का शासक कौन था, शशांक था। कौन था यहाँ का शासक, शशांक था, जो कि देवगुप्त का क्या था, मित्र था। और इसने धोखे से, यानी कि गौड़ बंगाल, शशांक ने धोखे से इसकी हत्या कर दी। ठीक है, किसने दो हत्या कर दी, तो राजवर्धन द्वितीय की सेकंड की जो हत्या है वो किसके द्वारा कर दी गई, शशांक के द्वारा कर दी गई। ऐसा बताते हैं कि इसको बुलाया गया था और वहां बुला के धोखे से इसकी शिविर के अंदर हत्या कर दी जाती है शशांक के द्वारा। हैंसोंग ये बात कहता है कि इसके मंत्रियों के ऊपर आरोप जड़ता है कि इन लोगों ने सही से उसको परामर्श नहीं दिया था कि तुमको क्या करना है, जाना है या नहीं जाना। लेकिन वहाँ पे शशांक जो होता है उसकी हत्या करके वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन इसकी जो बहन थी वो कौन, इसकी जो बहन थी वो कन्नौज के जो कारागार में बंद थी, उसको इसके द्वारा छुड़ा दिया जाता है। ठीक है, समझ आई बात आप लोगों को कि राजवर्धन ने जाकर देवगुप्त की क्या कर दी, हत्या कर दी। जिस देवगुप्त ने इसकी बहन जो थी राज्यश्री, उसके पति यानी कि ग्रहवर्मा की हत्या की थी और ग्रहवर्मा की हत्या करके राज्यश्री को कन्नौज की जेल के अंदर क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। उसकी हत्या जो है वो राजवर्धन कर देता है और राजवर्धन की हत्या कौन कर देता है, शशांक कर देता है। बिल्कुल जैसा चल रहा था वैसा का वैसा है कि ग्रहवर्मा की हत्या की देवगुप्त ने, देवगुप्त की हत्या की किसके द्वारा, राजवर्धन के द्वारा, और राजवर्धन की हत्या किसके द्वारा कर दी गई, शशांक की हत्या कर दी गई। अब देखना ये होगा क्या शशांक की हत्या हर्ष कर पाता है या नहीं। ठीक है, आप देखिए मिटाएं इसको। देखो शशांक जो था वो बड़ा चतुर था। इसने एक थ्योरी दी थी और बोला था, क्या बोला था कि अगर जो राज्य है हमारा, इसके पड़ोस में कोई नीतिगत राजा आ जाए तो वो हमारे राज्य के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ठीक है, ये बात इसके द्वारा बोली गई थी और राजवर्धन द्वितीय को इसके द्वारा मार दिया गया था। अब धोखे से मारा गया या कैसे मारा गया वो बात नहीं है, लेकिन मार दिया गया। अब जब उसको मार दिया जाता है तो अगला शासक कौन बनता है, हर्ष बनता है। अगला शासक जो है वो कौन बनता है, हर्ष बनता है। और हर्ष मैं आपको नए सिरे से कल से पढ़ाऊंगा एक अलग वे में, क्योंकि ये वर्धन वंश के शासक अलग थे, हर्ष की अलग थ्योरी है, अलग स्टाइल है शासन करने का, अलग तजुर्बा है, अलग मज़ा है उसको पढ़ने का। तो हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। अगर इससे सब वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई विचार है, अगर कुछ कोई पूछताछ करनी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।